आज का जो हमारा टॉपिक है अमेरिकी गृह युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साथ में देखिए यहाँ पे इस अमेरिकी गृह युद्ध को ख़त्म करने में अब्राहम लिंकन के कितनी इम्पोर्टेंट भूमिका रही है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप यहाँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसी से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में वर्ल्ड हिस्ट्री की पूरी लेक्चर आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। यही है, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग पूरा डिटेल्स में इसका स्टडी करने वाले हैं। तो अमेरिकी गृह युद्ध, अमेरिकन सिविल वार, इसकी अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 1861 से लेके 1864 ईस्वी के बीच लगभग 3 साल तक चलने वाला एक लंबा गृह युद्ध था। अब इसके हम लोग कारणों की बात करेंगे, अब्राहम लिंकन की भूमिका क्या थी, और परिणाम के रूप में देखेंगे कि कैसे इसको द्वितीय क्रांति के रूप में किन किन लोगों ने बोला हुआ है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे अगर बात किया जाए तो देखिए 19वीं शताब्दी में जो अमेरिकी गृह युद्ध हुआ, एक कोई ऐसा न मत समझिएगा कि अमेरिका के जो बोला जाता है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं तो कि उत्तरी महाद्वीप समझ लेते हैं, दक्षिणी महाद्वीप समझ लेते हैं। ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। जो एक यूएसए का जो क्षेत्र अभी वर्तमान में देख रहे हैं, ये युद्ध जो बेसिकली हुआ है नॉर्थ अमेरिका, और ये नीचे वाले को साउथ अमेरिका बोला गया है। तो यहाँ पे इसके जो युद्ध होने का जो कारण था, भिन्न भिन्न आर्थिक सामाजिक हितों की टकराहट के कारण हुआ। और हमने देखा था कि किस तरीके से उपनिवेशवाद के विरुद्ध सारी की सारी जो 13 का 13 जो उपनिवेश बस्तियाँ एक साथ जो संघर्ष कर रही थी, कैसे कुछ ही समय बाद आपस में ही ये लोग संघर्षरत हो गए। और इस संघर्ष के अब कारणों की समीक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है। तो अब इस युद्ध को देखिए कई युद्धों के नाम से जानते हैं, जैसे भाई भाई का युद्ध भी बोला गया है, गृह युद्ध बोला गया है, उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र का युद्ध भी इसे बोला गया है। अब चलिए इन बारी बारी से इन सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कारण के रूप में क्या है यहाँ पे। तो देखिए बेसिकली पहला कारण है यहाँ के आर्थिक सामाजिक विषमता को लेके, दूसरा है यहाँ पे उद्योगों के संरक्षण के प्रश्न को लेके, तीसरा कारण है यहाँ पे दास प्रथा का मुद्दा। चलिए आइए थोड़ा इसका हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। पहली अगर बात की जाए देखिए आर्थिक सामाजिक विषमता को लेके, तो देखिए यहाँ पे जो उत्तरी राज्य है और जो दक्षिणी राज्य हैं, दोनों में अगर भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे तो काफ़ी एक असमानता के तत्व नजर आएंगे। जैसे कि आप नीचे मैप से समझ सकते हैं, ये है आपका उत्तरी राज्य, ये है दक्षिणी राज्य। दोनों को यहाँ पे जो अलग किया गया है, एक मानक अक्षांशीय रेखा को निर्धारित किया गया है, जिस अक्षांशीय रेखा का वैल्यू है यहाँ पे 36 डिग्री 30 मिनट। ध्यान रखिएगा 36 डिग्री 30 मिनट। अब आप देख लीजिए पूरी तरीके से, अगर ये पृथ्वी है, अगर ये इक्वेटर है, तो अमेरिका का अगर ये क्षेत्र यहाँ पे है, तो ये जो बात की जा रही है ना नीचे वाला, देखिए ये स्वाभाविक है, नीचे वाला जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगी, वर्षा भी अधिक होगी यहाँ पे। और ज्यों ज्यों आप ऊपर जाएंगे, इधर आपको ग्रेट लेक्स वगैरह मिल जाएगा देखने के लिए, जो 5-5, 6-6 लेक है यहाँ पे। इधर आपको लंबा चौड़ा प्लेसियन पर्वत मिल जाएगा। तो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कहीं न कहीं भौगोलिक दृष्टि से बहुत सारे अंतर यहाँ पे देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे दक्षिणी भाग में कहा जा रहा है कि देखिए कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था, यहाँ पे बागानी कृषि की जाती थी, कुलीन भूस्वामी वर्ग था, दास प्रथा यहाँ पूरी तरीके से मौजूद था। लेकिन वहीं अगर उत्तरी भाग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे औद्योगिक व्यापारीकरण अधिक था। हमने देखा था शुरू में कि बीच वाले क्षेत्र पे यहाँ पे औद्योगिकरण के तत्व काफ़ी अधिक थे। ऊपर वाले जगहों पे यहाँ पे वन वगैरह, ठीक है, खासकर मछली पालन वगैरह यहाँ पे अच्छा खासा मौजूद था। तो कुल मिला के औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियाँ यहाँ पे सबसे अधिक थी। साथ में यातायात संचार साधन यहाँ पे काफ़ी डेवलप हो चुके थे। कुल मिला के समृद्ध क्षेत्र के रूप में मौजूद था। और यहाँ पे पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग दोनों मौजूद थे, और दोनों की स्थिति कहीं न कहीं बेहतर थी। श्रमिकों की स्थिति भी बेहतर थी, क्योंकि एक वेतन भोगी सैनिक के रूप में ये मौजूद थे यहाँ पे, ठीक है। कहीं न कहीं इनको बहुत सारी फैसिलिटी ही थी। उद्योगों के संरक्षण को लेकर अगर यहाँ पे बात किया जाए तो संघ ने संरक्षण प्रदान, ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से संघ ने
उत्तरी भाग को उद्योगों के संरक्षण को लेकर पर्याप्त सहयोग दिया, लेकिन दक्षिणी राज्यों को लगा कि संघ उनके लिए कुछ न कुछ, ठीक है, एक असमानता का जो तत्व है उनको और नज़र आने लगा। तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये सारी चीज़ें। तो देखिए, उत्तरी राज्य में अगर देखें तो काफ़ी समृद्ध आप कह सकते हैं। समृद्ध इन द सेंस कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था का जो आधार था पूरी तरीके से उद्योग व्यापार पे चल रहा था। बहुत सारे वस्तुएं यहाँ पे, जैसे कि सूती ऊनी वस्त्र हो जाएगा, यहाँ पे चमड़ा का वस्त्र हो जाएगा, जूते का निर्माण, लकड़ी की वस्तुएं, ये सारी चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में इसकी डिमांड अधिक होती है और इसके दाम भी कृषि वस्तुओं से अधिक महंगे होते हैं। और यहाँ पे अब जो भी देखिए यहाँ पे कार्य किया जा रहा है पूरी तरीके से मशीनीकरण के साथ यह उत्पादन होता था। अतः यह जो क्षेत्र था, उत्तरी क्षेत्र था, आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो संपन्न पूरी तरीके से दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे यातायात, विकास के साधन, संचार के साधनों से युक्त हो गया था। और इस समाज में देखिए यहाँ पे वेतन भोगी श्रमिकों के माध्यम से कार्य किया जाता था। इस तरह पूंजीवादी एवं श्रमिक वर्ग की मौजूदगी तो थी यहाँ पे, लेकिन दास वर्ग की, ध्यान रखिएगा, दास वर्ग की उत्तरी राज्य में इसकी मौजूदगी नहीं थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए यहाँ पे दक्षिणी राज्य को, तो इसकी स्थिति बिल्कुल उत्तरी राज्य के यहाँ पे विपरीत दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे कृषि प्रधान क्षेत्र मौजूद था। अर्थव्यवस्था का जो आधार था यहाँ पे पूरी तरीके से कृषि था, जिसमें आप कह सकते हैं कि बागानी कृषि के रूप में कपास हो गया, तंबाकू हो गया, गन्ने की खेती की जाती थी। और ये सब खेती का जो माध्यम जो होता था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता था दासों को लेकर होता था। मैंने कई सारे, ठीक है, देशों से आप कह सकते हैं कि दास बना बना के वहाँ लाया जाता था, उनकी जनसंख्या को बढ़ाया जाता था और उनको परमानेंट वहाँ के जो भी कुलीन लोग थे, ठीक है, अमीर लोग थे, वहाँ पे रख के उनको अपने अंडर कंट्रोल रह के कृषि करवाते थे। तो यहाँ पे दो लोग मौजूद है, कुलीन भूस्वामी वर्ग तथा दास प्रथा यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद थी। इस तरह हम लोग देखते हैं कि उत्तरी राज्यों की अपेक्षा कहीं न कहीं जो दक्षिणी राज्य है पिछड़ा एवं दास प्रथा से युक्त था। तो कुल मिला के हमने देख लिया कि भौगोलिक, ठीक है, संरचनागत जो अंतर था, इन सारे बिंदुओं को हमने कंप्लीट किया। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा कारण, उद्योगों के संरक्षण का प्रश्न को लेके। जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि जो अमेरिका के उत्तरी राज्य के जो औद्योगिक संरचना से जो युक्त जो भी क्षेत्र थे, उद्योगों के विकास के लिए अमेरिकी संघ से संरक्षण देने की मांग की और अमेरिकी संघ ने देखिए ये इस मांग को स्वीकार भी कर लिया और इनको विशेष सुविधा दी। माने कुल मिला के ऑलरेडी उत्तरी क्षेत्र यहाँ पे संसाधन संपन्न है और संघ भी उसको स्पेशल पैकेज दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, तो दक्षिणी राज्यों में भय उत्पन्न हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो संघ है, माने केंद्र है, जो वहाँ की कांग्रेस है, अमेरिकी जो संघ का जो प्रयोग हो रहा है पूरी तरीके से उत्तरी राज्यों के पक्ष में प्रयोग किया जा रहा है। दक्षिणी राज्य गरीब होते हुए भी इसको स्पेशल पैकेज की अगर डिमांड है तो इसे नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है यहाँ पे। और जब इस तरह की चीज़ें आएगी तो स्वाभाविक है कि दक्षिणी राज्यों के मन में एक संशय की, ठीक है, जैसी परिस्थिति यहाँ पे उनके अंदर भी विद्यमान रहेगी अमेरिकी संघ के प्रति। और ये जो संघ था अब उनके मन में पूरी तरीके से घर कर गया कि कहीं न कहीं जो संघ है सिर्फ और सिर्फ उत्तरी राज्यों को संरक्षण दे रहा है। तो इसके लिए लेके भी थोड़ा सा उनके मन में एक संशय की उपस्थिति हुई और फाइनली इसका सामने मतभेद के रूप में आ गया। तीसरा कारण देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे दास प्रथा के मुद्दे को लेके। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्लेव मतलब दास होता है। अब देखिए क्या था यहाँ पे, उत्तरी राज्य की अगर स्थिति को हम लोग देखें तो पूरी तरीके से अमेरिका के उत्तरी राज्य में उद्योगपति वर्ग यहाँ पे मौजूद था, मध्य वर्गीय शक्ति संपन्न था। ऐसे में अब देखिए दास प्रथा उनके लिए एक नैतिक प्रश्न का मुद्दा एकदम बन गया था कि भाई अमेरिका में हम लोग हैं पूरा, और नीचे वहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में दास प्रथा के द्वारा खेती करवाया जा रहा है, जो कहीं न कहीं एथिक्स की दृष्टिकोण से कहीं भी, ठीक है, अमेरिका को एक बेहतर कंट्री में कभी रखा नहीं जा सकता है। इसीलिए अब इन लोगों ने दास प्रथा को ख़त्म करने की बात की और एक अभियान के रूप में
अभियान का मतलब न किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जल्द से जल्द इतने सारे हथकंडे अपनाया जाए कि उसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। इन्हों लोगों ने जागरूक संगठन बनाना शुरू कर दिया, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संगठन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं को निकलवाया गया दासों के अमानवीय स्वरूप को लेके, और कुल मिला के लगे कहने की नहीं, अब अमेरिका से, ठीक है, माने अमेरिकी राज्य से अब दास पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। चाहे इसमें उत्तरी क्षेत्र हो चाहे दक्षिणी क्षेत्र हो, डजेंट मैटर, हम इसे समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। अब खुद आप सोच रहे हैं, अब खुद आप सोच सकते हैं कि उत्तरी राज्य में जहां औद्योगिकरण संरचना से युक्त था, दक्षिणी राज्य में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो औद्योगिकरण संरचना से युक्त नहीं था, और यहाँ पे जो भी, ठीक है, फिजिकल जो वर्क का जो आधार था कहीं ना कहीं दास प्रथा था, और उत्तर के लोग यहाँ पे दास प्रथा को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के हितों में क्या होगा, टकराव होगा ही होगा कि ठीक है, थोड़ा समस्या आएगी ही आएगी। अब देखिए दक्षिणी राज्य यहाँ पे क्या था, तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि दूसरी तरफ देखिए दक्षिणी राज्यों के लिए दास प्रथा पूरी तरीके से उनका जीवन का आधार था, और अब इस सिचुएशन में इसका समर्थन करना तो छोड़ नहीं सकते हैं। दास इनको हर हाल में चाहिए था, और किसी भी कीमत पे समाप्ति के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि आर्थिक हितों से ये जो दास प्रथा थी ये परिचालित हो रही थी। चाहे वो आप देख सकते हैं कि कृषि कार्य अगर वे क्या करते, अगर वैतनिक कर देते, मैंने श्रमिक बना देते दास को, तो कृषि कार्य अगर वैतनिक श्रमिकों से करवाएंगे तो कृषि में आप, ठीक है, अगर कार्य को करवा रहे हैं तो आप क्या उसको वेतन के रूप में आप फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर अभी भी देखिए फिक्स नहीं है कि एग्रीकल्चर इनकम से आप किसी को पर मंथली, आप कोई भी अगर मजदूर है तो उसको आप उतना वेतन दे सकते हैं। समस्या थी वेतन वृद्धि की भी समस्या हो जाती है कि बाद में लोग डिमांड करने लगते हैं कि भाई वेतन बढ़ाओ, सुविधाएं बढ़ाओ। अगर ये सब ना करो तो लोग क्या कर देंगे, हड़ताल कर देंगे। तो कुल मिला के दक्षिणी राज्य के जो कुलीन वर्ग था उनमें एक भय का पूरी तरीके से वातावरण बना हुआ था, जो कहीं न कहीं देखिए यहाँ पे भूस्वामी वर्ग का जो आर्थिक जो हित था पूरी तरीके से दुष्प्रभावित हो रहा था। इसलिए वह दास प्रथा का पूरी तरीके से क्या था, समर्थक था कि हर हाल में ये दास प्रथा बनना चाहिए। अब दास प्रथा को लेके यहाँ पे तीसरी जो बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक मुद्दों के टकराव को लेके, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ था अमेरिकी संविधान में, उसमें जो लोअर हाउस में, ध्यान रखिएगा, लोअर हाउस है माने निम्न सदन में जो सीटों का जो बंटवारा किया गया था उसमें जनसंख्या के आधार पर किया गया था। अब खुद सोचिए आपकी, अगर उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र है तो जहां दास प्रथा अधिक है वहां पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर दास प्रथा जहां अधिक है वहां पॉपुलेशन अधिक हो जाएगी, अर्थात कहने का सेंस क्या है यहाँ पे कि वहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाएगी, अर्थात सीटों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सीट अगर वहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र में बढ़ जाएंगे तो जीतने की भी संभावना भी वहाँ के लोगों की अधिक बढ़ जाएगी। अब यही समस्या का कारण था, क्योंकि सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार, जिसमें दासों को भी जोड़ा जाता था, उसके आधार पर सीट दिया जाता था। अब उत्तरी राज्य पूरे तरीके से क्या कर रहे थे, गैर दास प्रथा की मांग कर रहे थे कि ये दास प्रथा हटना ही चाहिए, और दक्षिणी राज्य क्या कर रहे थे कि किसी भी कीमत पे ये दास प्रथा हटना नहीं चाहिए। फाइनली क्या होगा, दोनों में मतभेद होना तय ही है, और मतभेद हुआ भी हुआ। और अंत में देखिए नवीन क्षेत्रों के संघर्ष को लेके, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि 36 डिग्री 30 मिनट में जो अक्षांशीय रेखा के माध्यम से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को बांटा गया था, उसके बीच कुछ क्षेत्र आएंगे, मिसौरी के आस, ठीक है, मिसौरी एक वहाँ का स्टेट है, उसके आसपास कुछ क्षेत्र आएंगे उसको, ठीक है। अब लोग बोल रहे हैं उत्तरी अमेरिका वाले कि ये हमारे में रहेंगे, दक्षिणी अमेरिका वाले बोल रहे हैं हमारे में रहेंगे। कुल मिला के देखिए 1820 में मिसौरी स्टेट को लेके, अगर इसकी भौगोलिक अवस्थिति को बात किया जाए, देखिए यही है मिसौरी, ठीक है, यही है आपका अक्षांश जो रेखा है यहाँ पे 36 डिग्री 30 मिनट है, ध्यान रखिएगा 36 डिग्री 30 मिनट। अब हुआ क्या यहाँ पे कि 1820 में मिसौरी राज्य के विलय के लेके समस्या आ गई कि किसको किस में रखा जाए, नॉर्थ स्टेट में रखा जाए, साउथ स्टेट में रखा जाए। अब समस्या आ गई यहाँ पे, और इसी
समस्या को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे एक निर्धारण रेखा को खींचा गया। ध्यान रखिएगा कब? 1820 में 36 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में, माने उत्तरी, ठीक है, गोलार्ध में यहाँ पे खींचा गया, नॉर्थ में खींचा गया। उत्तरी राज्य माने गैर दास ऊपर हैं ये लोग, दक्षिणी राज्य माने दास प्रथा को मानने वाले ये लोग नीचे हैं। तो एक कह सकते हैं कि लक्ष्मण रेखा के रूप में इसे खींच दिया गया, एक बैरियर ला दिया गया। फिर समस्या यही नहीं रुकी। 1864 में देखिए दो क्षेत्र कैंसस एवं नेब्रास्का, यहाँ पे देख सकते हैं कैंसस और यहाँ पे नेब्रास्का, उत्तरी क्षेत्र जो थे दास प्रथा वाले राज्य थे। अब उत्तरी क्षेत्र थे दास प्रथा वाला राज्य थे, दास प्रथा को बनाए रखना चाह रहे थे, तो कहीं न कहीं एक टकराव की स्थिति क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। लेकिन 1860 में वहाँ पे क्या हो गया? चुनाव हो गया। और चुनाव जब हुआ वहाँ पे तो उत्तरी क्षेत्र के एक प्रमुख उम्मीदवार, बेहद इंपॉर्टेंट व्यक्ति अब्राहम लिंकन 1861 में क्या हो गए? चुन के आ गए। अब संघ के प्रमुख के रूप में कार्यपालिका का एक प्रमुख अंग, प्रमुख जो शक्तियाँ जो वहाँ के राष्ट्रपति के अंदर होती है, अब्राहम लिंकन चुन के आ गए। अब ये चुन के आने के बाद आते ही इन्होंने पूरी तरीके से दास प्रथा को लेके, ठीक है, फायर स्टेटमेंट दिया कि अब दास प्रथा को अमानवीय इन्होंने घोषणा कर दी कि ये पूरी तरीके से दास प्रथा बेकार है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि निर्वाचन को, मैंने जो भी निर्वाचन प्रक्रिया हुई, दक्षिणी राज्य ने इसे पूरे तरीके से अशुभ मान लिया, क्योंकि इनके हितों को टकराने के लिए खुद एक संघ का व्यक्ति अब्राहम लिंकन यहाँ पे आ गए थे। अब इन लोगों ने क्या किया कि कैरोलिना के नेतृत्व में दक्षिणी राज्य को पूरी तरीके से संघ विरोधी बना दिया और अलग होने की घोषणा करने के साथ इन लोगों ने अपना नेतृत्व करने वाला प्रमुख जफरान, ध्यान रखिएगा, जफरान डेविस को चुन लिया कि अगर तुम लोग अगर अब्राहम लिंकन को मानते हो तो हम लोग यहाँ पे जफरान डेविस को मानते हैं। अब बड़ी समस्या थी। देखिए नए नए एक राष्ट्रपति आए अब्राहम लिंकन, अब यहाँ पे पूरी तरीके से अलग अलग होने की बात यहाँ पे आ गई। जब इस तरह की जब प्रक्रिया हुई तो देखिए अब दोनों क्षेत्रों में भयंकर कहीं न कहीं गृह युद्ध की स्थिति क्या हो गई? शुरू हो गई। अब दो दो केंद्र मौजूद हो गया, उत्तर में भी और दक्षिण में, दोनों एक मिलने के लिए तैयार नहीं है। अब दोनों को मिलाने में जो अब्राहम लिंकन की जो भूमिका हुई, अब उनके रोल को जानना हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इस परिस्थिति में अब्राहम लिंकन ने क्या किया। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं अब्राहम लिंकन की भूमिका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब्राहम लिंकन यहाँ पे राष्ट्रपति चुनते आते जिस तरीके से दास प्रथा पे वार किया वे उसी पे बने रहे, और जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो इन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध को समाप्त और अखंड बनाने के लिए किसी हद तक, ठीक है, जाने के लिए तैयार हुए थे। 4 मार्च 1961 को अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने। ऑलरेडी अब्राहम लिंकन के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पता ही होगा। एक काफ़ी फेलियर व्यक्ति थे, लेकिन वही थे कि कभी हार नहीं मानते थे, और लगभग 55 वर्ष की आयु में इन्होंने पहली सफलता का स्वाद चखा, और वो सफलता क्या था? तो अमेरिका के देखिए राष्ट्रपति बन गए 55 साल के पहले, ठीक है। इन्होंने काफ़ी पर्सनल लाइफ को लेके, अपने व्यापारिक लाइफ को लेके, मैंने किसी में सक्सेस ही नहीं हुए थे। कुछ इस तरह का इनका काफ़ी मोटिवेशनल, ठीक है, इनकी जो संघर्ष है, इनकी जो जीवनी है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अब इन्होंने आते घोषणा कर दी कि अमेरिकी जो संघ है पूरी तरीके से शाश्वत है, अखंडनीय है, इससे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। और इन्होंने आते स्टेटमेंट दिया कि अगर हम सभी, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम सभी दासों को मुक्त कर संघ को बचा सके तो ऐसा करेंगे। माने दासों को मुक्त कर दे, फिर भी संघ को बचाना होगा तो ऐसा करेंगे। अगर हम दासों को मुक्त किए बिना संघ को बचा सके तो ऐसा करेंगे, और यदि हम कुछ दासों को मुक्त कर तथा कुछ दासों को मुक्त किए बिना हुए संघ को बचा सके तो ऐसा करेंगे। माने यहाँ कहने का सेंस क्या है कि संघ की एकता को बनाए रखने के लिए हम किसी भी कीमत पे जा सकते हैं, चाहे हमें कितना भी बड़ा डिसीजन हमें क्यों ना लेना हो। यहीं से अब उनकी जो कूटनीतिक कुशलता का पूरी तरीके से उन्होंने परिचय दिया, और दक्षिणी राज्य को
ठीक है, सेना में कुशलता के लिए कि इसे हम दक्षिणी राज्य में भेज रहे हैं, सेना को भेज रहे हैं, इसलिए नहीं भेज रहे हैं ताकि वे लोग मतलब देशद्रोही हैं, कुछ विद्रोह कर रहे हैं, वहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को पूरी तरीके से कि सेनाओं का प्रयोग में संघ की सेनाओं का यहाँ पे विस्तार किया और उन्होंने दक्षिणी राज्यों के प्रति उनसे कोई दमन की बात नहीं कि हम सुरक्षा के लिए भेज रहे हैं, संघ की अमेरिका की सुरक्षा के लिए भेज रहे हैं, आप लोगों को मारने के लिए हम नहीं भेज रहे हैं। खुद सोचिए, सेना जा रही है वहाँ पे, ठीक है, भारत के संदर्भ में आप इसे सुन सकते हैं, होशियार है। फिर इन्होंने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए दूसरा जो स्टेप लिया, बेहद ही शानदार स्टेप लिया। इन्होंने बोला दक्षिणी राज्यों को इन्होंने विद्रोही घोषित होने का अवसर ही नहीं दिया और उन्हें किसी विदेशी सहायता लेने का भी अवसर नहीं दिया। और जो भी आसपास का स्टेट थे पूरी तरीके से इन्होंने घोषणा करवा दिया कि यह अमेरिका का अंदरूनी मामला है, ठीक है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं, आप थोड़ा पीछे की चीज़ों से लिंक करिए कि अमेरिका की ऐसी, खासकर अब्राहम लिंकन की इस तरह की अगर सोच रखते हैं तो कहीं न कहीं क्या कर रहा है, उनकी दूरदर्शिता का परिचायक है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो जॉर्ज थर्ड था, माने ब्रिटिश जो सम्राट था, उसने क्या किया था, तो अमेरिकी बस्तियों को विद्रोही घोषित कर दिया। जो भी 13 कॉलोनी थे विद्रोही घोषित कर दिया और फिर उन्हें विदेशी सहायता लेने का भी उसने अवसर दे दिया। फलतः क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य को अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड के सम्मिलित सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जहां ब्रिटिश क्या हो गया, पराजित हो गया। इस दौर में अब अब्राहम लिंकन वैसी गलती करने वाले, ध्यान रखिएगा, नहीं थे, ठीक है, वैसी गलती वो कर ही नहीं सकते थे और उन्होंने किया भी यही। और यहाँ पे लिंकन ने क्या कर दिया, तो दास प्रथा की अब समाप्ति की पूरी तरीके से। ऑफिशियल जो होता है ना, एक राष्ट्रपति डिक्लेयर कर रहा है कि हम आज से दास प्रथा की हम लोग घोषणा कर रहे हैं। और यह भी उनका अगर देखा जाए तो कूटनीतिक कदम था, जिसमें कि दक्षिणी राज्यों को देखिए दासों का सहयोग मिल ही ना सके। खुद सोचिए, दक्षिण राज्य में अब वहाँ पे दास हैं, दास प्रथा को ख़त्म करने की अगर बात की जा रही है तो सबसे खुशी किसको होगी, दासों को होगी। क्योंकि अब वे दास नहीं, श्रमिक बन जाएंगे, ठीक है, मजदूर के रूप में काम करेंगे, वेतन भोगी बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे दासों को यहाँ पे सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। इसके बाद भी लिंकन ने इन राज्यों के विरुद्ध कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया, बल्कि घोषित किया कि हम लोग क्या हैं, संयुक्त राज्य के निवासी हैं, ठीक है, और संयुक्त राज्य के निवासी हैं। इस तरह लिंकन ने निर्वाचन से अमेरिकी गृह युद्ध आरंभ हुआ और इस गृह युद्ध को लिंकन ने कूटनीतिक कुशलता से समाप्त भी किया और वो एक वास्तविक संयुक्त राज्य अमेरिका का भी निर्माण किया। लेकिन वही था कि जैसे गांधी ने पूरे भारत को एक तरीके से आज़ाद कराया, वैसे अगर लिंकन की भूमिका भी देखेंगे तो कोई कम नहीं थी। लेकिन गांधी का नाम मैंने इसे लिया यहाँ पे कि जैसे गांधी की हत्या हुई, उसी प्रकार से अब्राहम लिंकन की भी यहाँ पे साउथ अमेरिका के लोगों के द्वारा कुछ एक, ठीक है, जो भी आप कह सकते हैं, उनके द्वारा अब्राहम लिंकन की फाइनली हत्या कर दी गई। लेकिन यही है कि हत्या करने से पहले वे पूरे अमेरिका को देखिए यूनाइट कर गए और घोषणा कर गए कि हम लोग कोई ऐसे वैसे देश के निवासी नहीं हैं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं। और यहीं से एक वास्तविक संयुक्त राज्य अमेरिका बन के सामने आ गया। अब बात करते हैं हम लोग परिणाम को लेके, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये भी सेक्शन है। क्योंकि देखिए परिणाम को लेके यहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ युद्ध में। ऐसा नहीं है कि जो गृह युद्ध हुआ, सैनिक गए वहाँ पे शांति, ठीक है, शांति के नाम पे गए, तो जो भी यहाँ पे विद्रोही होंगे, जो भी दंगा भड़काएंगे, ठीक है, तो कितने लोग इस युद्ध में मारे भी गए। लेकिन अब उसका जो परिणाम हुआ, एक विश्व का एक ऐसा यहाँ पे जो युद्ध हमें दिखाई दे रहा है कि गृह युद्ध के पश्चात देखिए बेहद शानदार परिणाम यहाँ पे दिखाई हमें दे रहा है, ठीक है। पहला यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र में देखिए तो एक मजबूत राजनीतिक शक्ति का पूरी तरीके से निर्माण हो गया और उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों को बीच जो मतभेद था पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अमेरिकी संघ की जो एकता, अखंडता स्थापित हुई। इस तरह यह एक वास्तविक
संयुक्त राज्य अमेरिका बनकर सामने आ गया। दूसरी अगर यहाँ पे दास प्रथा की बात की अगर की जाए तो इनको भी, दासों को भी पूरी तरीके से मताधिकार दिया गया, किंतु दूसरी तरफ यहाँ पे श्वेत अश्वेत संघर्ष भी आरंभ हुआ। अश्वेतों के अधिकार मिलने से श्वेत असंतुष्ट हुए, इसलिए संघर्ष भी क्या हो गया, बढ़ गया। गृह युद्ध के दौरान फैली अव्यवस्था से जो भी पिछड़ गए लोगों में तेजी से भागने की जो आदत बढ़ गई कि तेजी से हमें क्या करना है, विकास करना है, ध्यान रखिएगा, तेजी से जो हमें विकास करना है, अब उसमें धीरे धीरे भ्रष्टाचार जैसे प्रवृत्ति को भी बढ़ने का मौका मिला। आर्थिक क्षेत्र की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो मजबूत आर्थिक संरचना का निर्माण हुआ। इधर चार्ल्स बेयर इसको दूसरी क्रांति के नाम से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, गृह युद्ध के पश्चात अमेरिका का औद्योगिक पूंजीवाद विकास तेजी से हुआ। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में आर्थिक सामाजिक विषमता को पूरी तरीके से कम कर दिया गया। साथ में देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से पूंजीवाद, कृषि श्रमिक, ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे कृषि का मशीनीकरण किया गया। पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की यहाँ पे कोशिश किया गया। और इस तरह अगर देखें तो संचार सुविधाओं का देखिए जाल यहाँ पे, चाहे वो रेलवे हो गया, चाहे वो टेलीग्राम, मैंने टेलीफोन, आज का टेलीग्राम मत समझिएगा, उसके माध्यम से पूरा इसका जो फैसिलिटी हो गया, महाद्वीपीय हो गया, पूरे अमेरिका में यहाँ पे फैलाया गया। अमेरिका में विलियम एवं समर्थन की नीति के माध्यम से देखिए इन लोगों ने बहुत सारे पूंजी एकत्रित की, और उस पूंजी को एकत्रित करने के बाद यूरोप के बहुत सारे देखेंगे हम लोग कि छोटे छोटे कंपनियों को मिला के, ठीक है, यूरोप के बहुत सारे कंपनियों के इन लोगों ने अधिग्रहण भी किया और बड़ी कंपनियों का इन लोगों ने गठन भी किया। इसी तरीके से प्रबंधकीय शिक्षा पर बल देते हुए इन लोगों ने बोला अब तक मानव आगे रहा है, अर्थात अब व्यवस्था को आगे आना पड़ेगा। एक बेहद शानदार, ठीक है, मैनेजमेंट, जो जिसको कोर्स बोलते हैं, मैनेजमेंट एजुकेशन जिसे बोला जाता है, उस पर शानदार तरीके से बल दिया गया। राष्ट्रीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत एक समान ब्याज दरें, मुद्रा विनिमय दरें लागू किया गया। इस प्रकार अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अमेरिकी गृह युद्ध जो था एक शल्य चिकित्सा के समान था। माने जैसे एक शरीर का कोई पार्ट अगर खराब हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, निकालते समय तो दिक्कत होता है, लेकिन इन फ्यूचर हमारा बॉडी सही से वर्क करने लगता है। कुछ यही हाल था अमेरिकी गृह युद्ध का कि एक शल्य चिकित्सा के समान था, जो दुखदायी होते हुए भी अमेरिका के लिए पूरी तरीके से एक अनकहा आशीर्वाद बन गया। तो निष्कर्ष में अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसी चीज़ को आप लिख दीजिए। और साथ में, ठीक है, ये जो प्रश्न है जो मैंने बोला कि अमेरिकी गृह युद्ध एक शल्य चिकित्सा के समान था, जो दुखदायी होते हुए भी अमेरिकी के लिए एक अनकहा आशीर्वाद बन गया, इससे प्रश्न भी बन सकता है, दे देगा, टिप्पणी कीजिए, विश्लेषण कीजिए, आपको करना पड़ेगा। तो कुल मिला के, ठीक है, आज हमने गृह युद्ध को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, फ्रांस की क्रांति, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।